महाठग सुकेश चंद्रशेखर की एक और चिट्ठी आ गई है और ये तीसरी चिट्ठी सुकेश ने एलजी को लिखी है, जिसमें जिक्र है कि उसने तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी संदीप गोयल को कब और कहां पैसे दिए। साथ ही सुकेश ने आरोप लगाए कि जेल में उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ के पूर्व डीजी पर महाठग ने ये गंभीर आरोप लगाए और इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की है। तो अब जान से खतरे की बात कर रहा है सुकेश कि उसे जान का खतरा है। जेल में जो चिट्ठी अब उसने लिखी, हालांकि इससे पहले आपको बता दें, जो चिट्ठी सुकेश ने एलजी को लिखी थी उसमें जिक्र था कि उससे पैसे मांगे जा रहे हैं प्रोटेक्शन मनी के तौर पर, और आरोप सीधे तौर पर डीजी और सत्येंद्र जैन पर लगा था। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, एक के बाद एक चिट्ठी सुकेश की तरफ से भेजी जा रही है और इस बार उसने जान का खतरा बताया। जी बिल्कुल, ये तीसरी चिट्ठी है आपको बताऊं अर्पिता। और महाठग सुकेश चंद्रशेखर फिलहाल दिल्ली की जेल में है। जेल से वो लेटर लिखता है, लेकिन जेल के बाहर जैसे ही लेटर वो आता है उसका सियासी भूचाल मच जाता है। बीजेपी ने पहले दिन से, जब पहला लेटर आया था तब से ही आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। जो तीसरी चिट्ठी है उसका मजमून हूबहू वही है जो दूसरी चिट्ठी में था, जिस पर उसने दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन समेत जो डीजी तिहाड़ थे, फिलहाल उनका ट्रांसफर हुआ है, संदीप गोयल, उन पर आरोप लगाए। सुकेश ने आरोप लगाया कि जब पहली चिट्ठी एलजी को लिखी उसके बाद लगातार उसे सत्येंद्र जैन और संदीप गोयल की तरफ से धमकी दी जा रही है। इसके अलावा आरोप लगाया कि जब उसने पहली चिट्ठी लिखी उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उसे महाठग बताया। तो सवाल अरविंद केजरीवाल से भी उसने किया है कि अगर मैं महाठग हूं तो मुझसे पैसे क्यों लिए, मुझसे 2016 में ग्रैंड हयात के होटल में अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात क्यों की। उसके अलावा कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि सत्येंद्र जैन ने जो कैलाश गहलोत है उनके फार्म हाउस पर उनसे पैसे लिए। उसके अलावा सुकेश ने यह भी आरोप लगाया है कि जो डीजी तिहाड़ थे संदीप गोयल, उनको प्रोटेक्शन मनी के तौर पर करोड़ों रुपए दिए। तो इस तरह के कई आरोप लगाए हैं। हालांकि जो भी आरोप सुकेश लगा रहा है, आपको बता दूं, आज तक उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि कोई एविडेंस नहीं दिया है। एलजी को चिट्ठी ये लिखी है, सीबीआई जांच की मांग की है, तो एक के बाद एक चिट्ठी सुकेश जरूर लिख रहा है, लेकिन सबूतों के नाम पर फिलहाल कुछ भी सामने उसने नहीं रखा है। अपने वकीलों के मार्फत वो तमाम ये चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन इस चिट्ठी से सियासी पारा गर्म हो चुका है। पहले बीजेपी ने हमला बोला था आम आदमी पार्टी पर, जिसके बाद खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात के मोरबी में जो पुल हादसा हुआ था उससे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। उसके अलावा खुद जो आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज है विधायक, उन्होंने आरोप लगाया था कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक सुकेश बन चुका है। लेकिन ये तीसरी जो चिट्ठी आई है सुकेश की, जाहिर सी बात है इससे सियासी पारा कुछ देर बाद और गर्म होने वाला है। रहिएगा जरा आप साथ। इससे पहले देखिए, सुकेश ने एलजी को कल पहली चिट्ठी लिखी थी और इसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमलों की बौछार कर दी थी। यानी ये तो तीसरी चिट्ठी, लेकिन उससे पहले भी कई चिट्ठियां लिखी थी। क्या कहा मीनाक्षी लेखी ने, आइए आपको दिखाते हैं। सुकेश चंद्रशेखर ने वकील के माध्यम से एक लेटर बॉम्ब डाला है और वो लेटर बॉम्ब जो है वो केजरीवाल जी के दफ्तर पे फटा है। और वो दफ्तर जो कि भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त दफ्तर है, जहां पर सरकार को काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए वो ठीक स्पष्ट करता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। और उसमें लिखा है कि 50 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई और 50 करोड़ रुपए असोला के फार्म हाउस में कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन दोनों ने मिलकर की। यानी आप सोचिए कि महाठग से भी कोई वसूली कर सकता है, तो ये वसूली भाई जो है आज महाठग से वसूली का इल्जाम इनके सिर पर लगा है। आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव में जोर शोर से उतरी है और ऐसे में सुकेश के आरोप से पार्टी मुश्किल में है। लेकिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। एक किताब आती थी मनोहर कहानियां, आपने पढ़ी है, सुना है? आपने सुना? आजकल आती है एक, अब नई निकलने वाली है बीजेपी की मनोहर कहानियां।
ये क्या है? मतलब कुछ भी। मोरबी का एक्सीडेंट संडे की शाम को हुआ और मंडे को अचानक ये कोई क्या सुकेश चंद्रशेखर कोई चिट्ठी लिखता है तिहाड़ जेल से कि सतेंद्र जैन को मैंने 10 करोड़ रुपए दी और पार्टी को 50। अरे कहां के? और उसने क्या लिखा है? आम आदमी पार्टी के दक्षिण भारत में कोई पोजीशन देने के लिए 50 करोड़ रुपए मैंने दिए। मैं आज कह रहा हूं, मैं और भी पोजीशन देने को आप दिलाती हो तो 50-50 करोड़ दिला दो। मैं कई सारे, मतलब हमारी तमिलनाडु का कोई अध्यक्ष बनने के लिए 50 करोड़ अगर देने को तैयार है तो यार हम तो बड़े माला माल हो जाएंगे। लेने को तैयार हैं आप? ये बीजेपी की मनोहर कहानियां ऐसी हैं जो कि मतलब कोई खरीदेगा भी नहीं यार मार्केट के। और अब बात आज आने वाले सुप्रीम फैसले की। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले का दिन है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर फैसला आना है। तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में भी केस चलेगा या नहीं, इस पर भी फैसला आएगा। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले जो आज सुप्रीम फैसला आना ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर, उस पर आपको बताएं फैसले का दिन है। आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। विरोध क्यों हो रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। गरीबों को दूसरे तरीके से मदद दी जाए, लेकिन ये तरीका जो आरक्षण का है उसे खत्म करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस आरक्षण जातीय भेदभाव करता है, इसको बढ़ाता है। इसी विरोध में याचिका दाखिल की गई थी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण एससी, एसटी, ओबीसी को भी मिले। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय किया है। तो ये आरक्षण को लेकर लड़ाई, आज इस पर आना है सुप्रीम फैसला। पक्ष में अब दलील क्या है कि गरीबों को समानता देने के लिए जरूरी है। आरक्षण से गरीबों के उत्थान की कोशिश की जा रही है और की जाती रही है। गरीबों के जीवन में बेहतरी ही एक मकसद है और इसीलिए इस आरक्षण को लाया गया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से दूसरे वर्ग को कोई नुकसान नहीं है। हाँ, वो वर्ग जो गरीब है उससे जरूर फायदा है। आरक्षण सीमा संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये सारी दलीलें कोर्ट में हो चुकी दोनों ही पक्षों की तरफ से और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 103वां संविधान संशोधन, आज उस पर सुप्रीम फैसला आना है। अनुच्छेद 15-16 में बदलाव होगा। जिस तरीके से ये सुप्रीम फैसला आज आने वाला है, नजरें इसी पर हैं क्योंकि दलीलें अपनी अपनी दी गई कि कैसे ये आरक्षण आपके साथ हो सकता है, आपके खिलाफ हो सकता है, किसी को नुकसान है या नहीं है और किसी को फायदा है तो वो कितना फायदा है। इन सारे ही पहलुओं पर देखिए आज जो है दलीलें हो चुकी हैं और आज इस पर फैसला आना है। फैसले का आज दिन है। चीफ जस्टिस का आज आखिरी दिन भी है, आखिरी कार्य दिवस है और उसके पहले ही ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से। चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक मामले को विस्तार से सुना है और फैसला अपना सुरक्षित रख लिया। और आज ही वो घड़ी है फैसले की। 10 बजे के बाद ही बताया जा रहा है, कभी भी ये फैसला आ सकता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर फैसला आज सुनाया जाएगा। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, यानी कितनी देर में ये फैसला आ सकता है? और देखिए दलीलें पूरी हो चुकी हैं और आज सुप्रीम फैसले का दिन है। 10:30 बजे संविधान पीठ बैठेगी और संविधान पीठ की अध्यक्षता चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित कर रहे हैं। यही फैसला सुनाने के लिए संविधान पीठ बैठ रही है, लेकिन इसमें एक अभी तक कुछ कंफ्यूजन ये है कि ये फैसला 4 फैसले आ रहे हैं, 5 जजेज हैं, 4 फैसले हैं। कॉज लिस्ट के मुताबिक जो हम अंदाज लगा पा रहे हैं उसमें 4 फैसले, ऐसा लग रहा है कि 4 फैसले होंगे, जिसमें चीफ जस्टिस और जस्टिस माहेश्वरी का एक फैसला है और बाकी तीनों जजों के नाम लिखे हुए हैं। आमतौर से कॉज लिस्ट में जो भी जज फैसला लिखते हैं उनका नाम होता है। अगर यूनानिमस होता है तो कोई एक जज सारे जजों के विचार उसमें लिखते हैं और वो एक यूनानिमस यानी सर्वसम्मत फैसला होता है। लेकिन अब इससे ये शंका बलवती हो गई है कि सरकार की आरक्षण की जो नई नीति है, जिसमें सवर्णों को गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, क्या वो पार होगी या बीच में मझधार में फंसेगी? ये आशंका बलवती हो गई है। क्या ये बड़ी बेंच को जाएगा ये मामला? इस पार या उस पार का फैसला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या कुछ मुद्दों पर 5 जज सहमत हैं, कुछ मुद्दों पर अलग अलग राय रख रहे हैं? ये सच में देखना दिलचस्प होगा अर्पिता। लेकिन अगर जैसी संभावना आप जता रहे हैं संजय, जैसी स्थितियां दिख रही हैं, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो आगे पॉसिबिलिटीज क्या है?
आगे पॉसिबिलिटी ये है कि अब ये तो देखना पड़ेगा कि 2 जजेस का तो ये तो तय है कि 2 जजेस, चीफ जस्टिस और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, वो एक फैसला दे रहे हैं और बाकी जजों के अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। तो ऐसे में अगर एक राय किसी मुद्दे पर 10% आरक्षण जो सवर्ण गरीबों को दिया जा रहा है उस पर एक मत होते हैं तो सही है, अन्यथा इसके अलावा वो कि कोई और सजेशन लेकर आ रहे हैं या फिर ये इस बात पर सहमत हैं कि इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए, तो ये कुल मिलाकर अभी इंतजार करना पड़ेगा और हमें फैसले का आखिरी वाक्य तक सुनना पड़ेगा कि आखिर कौन से जज के क्या विचार हैं, पीठ के विचार क्या एक साथ भी हैं और कुछ कुछ अलग अलग हैं या बाकी पूरे अलग हैं। ये सचमुच सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं इसमें और आखिर तक हमें सुनना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आखिर पीठ कहना क्या चाहती है। अब जरा जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि 7 दिन बहस चली, अलग अलग पहलू यहाँ रखे गए, क्या किस किस तरीके की दलीलें रखी गई हैं और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था? दलीलें ये रखी गई कि सरकार की तरफ से कहा गया कि सवर्ण गरीबों को उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए, जहां प्रतिभाशाली लोग हैं लेकिन वो आर्थिक तंगी की वजह से उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए, यानी सबको समान अधिकार, सबको समान लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए ये प्रावधान लाया गया है। लेकिन जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, जिन्होंने यहाँ चुनौतियां दी हैं, उनका ये कहना है कि 10% में भी गरीब जो पहले से SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उन्हें भी इसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वरना तो आरक्षण का जो प्रावधान संविधान बनाने वालों ने और देश के नीति नियंताओं ने बनाया था उसका कोई मतलब, कोई मकसद नहीं रह जाता है। अगर सबको आरक्षण में शामिल किया जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये कोर्ट तय करेगा कि क्या गरीब सवर्णों को आरक्षण देने की सरकार की नीति सही है या इसमें कोई संविधान की जो आत्मा है, बुनियादी चीजें हैं संविधान की, क्या उसका कहीं उल्लंघन हो रहा है। इन तमाम चीजों का अध्ययन होगा। यही सारी दलीलें मुख्य रूप से 7 दिनों तक इन्हीं दलीलों को अलग अलग एंगल से, अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग कोण से ये बताया गया, कोर्ट को ये बताया गया। 40 याचिकाएं इसमें शामिल हैं। उन 40 याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की कि ये नीति बिल्कुल कतई उचित नहीं है। अगर सरकार 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण देना चाहती है, उसमें भी OBC SC ST के लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, वरना इसका कोई मतलब और मकसद नहीं रह जाता है। तो कुल मिलाकर 7 दिन बहस हुई, दलीलें यहां पर दी गई कि इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। किस तरीके की दलीलें रही, पक्ष और विपक्ष क्या रहा, वो भी हम साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। 10 बजे के बाद ये बताया जा रहा है संजय, 10 या 10:30 कब तक ये फैसले की जो फैसला सुनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी? 10:30 बजे कोर्ट बैठेगा, यानी पीठ बैठेगी। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि पीछे दिखाएं, चूंकि चीफ जस्टिस का आखिरी कार्य दिवस है, लिहाजा सारे जजेस यहाँ पर एक फोटो सेशन होगा और कुर्सियां लग चुकी हैं, जो चबूतरा है ऊपर चीफ जस्टिस के कोर्ट के आगे, और यहाँ सारे जजेस अभी थोड़ी देर में यहाँ इकट्ठा होंगे और फोटो खिंचाई जाएगी। एक यादगार तस्वीर होगी जिसमें चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित यहाँ अपने साथी जजों के साथ फोटो खिंचवाएंगे। इसके बाद फिर सारे लोग अंदर जाते हैं। एक जो यहाँ की परंपरा है उसमें 9:15 साढ़े 9 बजे सारे जजेस वहाँ इकट्ठा होते हैं लाउंज में, सब एक साथ चाय पीते हैं, सारी बातें करते हैं। आज चूंकि आखिरी कार्य दिवस है, 6 फैसले चीफ जस्टिस की बेंच सुनाने वाली है। संविधान पीठ का एक फैसला है, बाकी अन्य बेंच के फैसले हैं। 6 फैसलों के बाद 2 बजे से सेरेमोनियल बेंच, यानी जो चीफ जस्टिस की विदाई की बेंच है, वो एक सेरेमोनियल बेंच बैठती है जो 2 बजे बैठेगी, जिसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले जस्टिस रमणा जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने भी अपने कार्य दिवस की सेरेमोनियल बेंच का सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था की थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि एक परंपरा जैसी बनती जा रही है। और ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बड़े और देश हित के, यानी राष्ट्रीय रूप से चर्चित मामले और ऐसे अहम मामलों में लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, यानी उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा, ताकि देश की जनता को उच्च न्यायपालिका के और करीब लाया जा सके। तो ये आज भी ये परंपरा जारी रहेगी और मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये फैसला सुनाया जाए तो उसका भी लाइव प्रसारण किया जाए। लेकिन ये तो तय है, ये जो नोटिस आया उसमें ये कहा गया है कि जो सेरेमोनियल बेंच है उसके कार्यवाही का लाइव प्रसारण किया जाएगा, यानी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो ये भी अभी हमने दिखाया कि वहाँ फोटो सेशन होता है, फोटो खिंचाई जाती है, सारे जज वहाँ इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप फोटो होता है सारे जजों का, जो एक यादगार फोटो होता है, एक यादगार दिन की यादगार तस्वीर। ठीक है संजय, रहिए जरा आप साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से ही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ
केस चलेगा या उन्हें राहत मिलेगी, इस पर भी सबसे बड़ी अदालत का फैसला आज आने वाला है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लीज आवंटन और शेल कंपनियों के निवेश के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो हेमंत सोरेन पर केस चले या ना चले, इस पर भी आज फैसला होना है। यह फैसला संजय कितनी देर में? 10:30 बजे के बाद फैसले सुनाने की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर एक के बाद एक बेंच बदलती जाएगी और फैसले आते रहेंगे। इसमें आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के डुअल सिटीजनशिप यानी उनके डुअल जन्म प्रमाण पत्र, उसका भी सिटीजनशिप नहीं, डुअल प्रमाण पत्र यानी 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं, उस पर भी फैसला आएगा। तो आज कुल मिलाकर 6 अहम फैसले हैं, जिसमें सबसे अहम, जिसका पूरे राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ेगा, वो ये 10% आरक्षण वाला फैसला है। और 10:30 बजे के बाद अलग अलग पीठ में फैसले आने हैं, यानी हमें सिर्फ उतना ही टाइम मिल पाएगा जितनी देर में बेंच बदलेगी और एक के बाद एक बेंच बैठेगी और उसमें सारे फैसले एक के बाद एक यानी क्रमवार ढंग से आएंगे और आज यानी हमारी लंका लगी रहेगी। संजय, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और अब जरा रुक कर लेते हैं गुजरात चुनावों का। कल प्रधानमंत्री मोदी ने वलसाड की रैली में एक नया नारा दिया। पीएम मोदी ने रैली में मौजूद लोगों से नारे लगवाए कि ये गुजरात मैंने बनाया है। इस नारे से कोशिश आम गुजरातियों को बीजेपी से कनेक्ट करने की है। आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। હું કૈસા ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, मैं બનાવ્યું છે। આ गुजरात, आ गुजरात। ये गुजरात में पीएम मोदी का नया नारा है। 2.5 दशक से भी लंबे समय से गुजरात की सत्ता में बरकरार बीजेपी के लिए एक बार फिर इम्तिहान है। मोदी के गुजरात मॉडल पर उठ रहे लगातार सवालों के बीच पीएम मोदी ने ये नारा दिया है, ये गुजरात मैंने बनाया है। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी होय, चारो मारो माछीमारी होय, चाहे शहर में रहतो है कि गामड़ा में रहतो होय, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। अने એટલા જ માટે प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मनનો अवाज बोले छे। प्रत्येक गुजरातना હૈયામાંથી नाद निकळे छे। कयो नाद निकळे छे? कयो नाद निकळे छे? आ गुजरात मैं बनाव्યું છે। मोदी लगातार गुजरात गौरव को उभारते रहे हैं। इस नारे को भी गुजरात की जनता को अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। વર્ષોથી ગુજરાતના વિરુદ્ધમાં કામ કરનારી ટોળકી, ખાસ મારે ગુજરાતને બદનામ કરવાના રસ્તાઓ શોધનારી ટોળકી, એને ગુજરાત બરાબર પાળખી ગઈ છે અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી અને એટલે જ એમને તકલીફ થઈ રહી છે કે આટલું બધું અમે કરીએ છીએ, આટલા જૂઠાણા ફેલાઈએ છીએ, આટલો અપપ્રચાર કરીએ છીએ, આટલા આરોપો કરીએ છીએ, ગુજરાતની જનતાને કેમ ફરક નથી પડતો? ફરક એટલા માટે નથી પડતો કારણ કે આ ગુજરાતની જનતાએ ગુજરાત બનાવ્યું છે। मोदी ने दावा किया कि गुजरात में फिर रिकॉर्ड बहुमत से बीजेपी सरकार बनने जा रही है। તમે કોઈને પણ પૂછો, અમને દિલ્હીમાં જે વાવડ આવે એ પણ એ જ આવે કે ભાઈ ગુજરાતના લોકોએ તો ફરી એકવાર ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે। ભાજપની સરકાર બનાવવાનું મન બનાવી લીધું છે, એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी पहली बार गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। वलसाड से भावनगर तक मोदी छाए रहे। पीएम मोदी भावनगर में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में भी पहुंचे और बेटियों को आशीर्वाद दिया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। और अब बात हिमाचल प्रदेश की। कांग्रेस के बाद कल बीजेपी ने भी हिमाचल के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। इसमें लाखों नौकरियों के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी वादा है।
हिमाचल में मतदान की तारीखों से 5 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहाड़ी राज्य की जनता के लिए विकास का नया विजन पेश किया। बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया, जिसमें महिलाओं युवाओं के साथ हर वर्ग को लुभाने के लिए 11 बड़े ऐलान किए गए। बीजेपी ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ 8 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। अन्नदाता निधि में रकम 3000 करने का वादा किया गया है। वहीं हर गांव में पक्की सड़क का वादा भी किया गया है। बीजेपी ने धर्मस्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ 5 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। इसी तरह युवाओं को लुभाने के लिए 900 करोड़ के फंड का प्रावधान करने की बात कही है। सैनिक परिवारों को ज्यादा मदद के साथ बीजेपी ने एक बड़े मुद्दे को छुआ है और वो है वक्फ की जायदाद की जांच। सेब किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के लिए बीजेपी ने वादे किए। भारतीय जनता पार्टी हमारा जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। बीजेपी के प्रचार का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी रणनीति बनाई। अपने चुनावी वादों में हर वर्ग के वोटरों पर नजर जमाई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 लाख युवाओं को नौकरी, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देना, 300 यूनिट बिजली फ्री देना, 2 रुपए किलो में गाय के गोबर की खरीद, युवाओं के लिए 6800 करोड़ का स्टार्टअप फंड और नई उद्योग और पर्यटन नीति शामिल है। मत भूलो कि आप कौन हो, मत भूलो कि ये प्रदेश आपका है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और चुनाव के समय तमाम नेता, तमाम पार्टियां के लोग आपके सामने आएंगे, सब अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप अपने प्रदेश को यहाँ दिल में रखकर अपना वोट नहीं देंगे, तब तक आप सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में बीजेपी और कांग्रेस की चुनावी जंग के बीच आम आदमी पार्टी बदलाव का भरोसा जता रही है। चुनाव प्रचार में केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की तस्वीर दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो इन वादों में से किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। शिमला से कमलजीत संधू और विकास शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। हिमाचल प्रदेश में जंग जोरदार है, अपने अपने वादे हैं। देखिए बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना दावा। जीत का परचम लहराना मुश्किल है, लेकिन कठिन काम है। आप लोग लग रहे हैं और आपने अभी मैनिफेस्टो जारी किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है, महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट की बात की है, फ्री साइकिल्स, फ्री स्कूटीज। तो फोकस क्या है और क्यों ये चुनौती आपके लिए बहुत बड़ी है? काफी समय से आप यहीं पे हैं। नहीं, देखिए, हर चुनाव हम चुनौतीपूर्ण तरीके से ही लड़ते हैं। ये चुनाव भी उसी तरीके से हम लड़ रहे हैं, लेकिन कोई चुनौती है ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपने देखा होगा मैडम जी कि कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। 5 साल सरकार चली है, प्रो इनकम्बेंसी है। मोदी जी के प्रति अटूट विश्वास है और उसके साथ साथ अथाह प्रेम है और उन्होंने भरपूर आशीर्वाद भी हमारे जनता को दिया है और इस कारण से हिमाचल की जनता अब आतुर है जवाब देने के लिए। मैं समझता हूं कि इनकी गवर्नेंस को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए लगातार देश भर के नेता, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, बार बार यहाँ आ रहे हैं छोटे से स्टेट में, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीएम की गवर्नमेंट ने जो काम किया लोग उससे संतुष्ट नहीं है। आपस में जो झगड़े चल रहे हैं तो लोग बागी खड़े हुए हैं। तो एक छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण स्टेट, आप कह रहे हैं उनकी हवा टाइट है बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत दौरा यहाँ किया हिमाचल में, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस के कैंडिडेट्स, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, हमारी इलेक्शनरिंग और हमारा जो काम अभी चल रहा है उससे लोग बहुत खुश हैं। और बीजेपी डिस्पाइट बीइंग इन पावर, ये डबल इंजन की बात करते हैं, तो मैंने कहा कि उनमें से एक इंजन तो सीज हो जाएगा 12 नवंबर को ही और दूसरे का 24 में देखेंगे। बट हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हवा है, बदलाव का एक एहसास पूरे प्रदेश में मुझे देखने को मिला है।
और अब बात बिहार की। बिहार में कल 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए। मोकामा सीट आरजेडी के खाते में गई तो गोपालगंज बीजेपी के खाते में। लेकिन गोपालगंज में वोटों का जो गणित सामने आया उसने सबको चौंका दिया। यहां अगर ओवैसी की पार्टी सेंधमारी नहीं करती तो आरजेडी ये सीट जीत सकती थी। गोपालगंज में कैसे जीती बीजेपी? एआईएमआईएम ने डुबोई आरजेडी की लुटिया। तेजस्वी की मामी ने काटा आरजेडी का वोट। बिहार के गोपालगंज से बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी की जीत से 5वीं बार बीजेपी ने ये सीट अपनी झोली में कर ली है। यानी गोपालगंज विधानसभा सीट पर बीजेपी का दबदबा कायम है। हमारे प्रवक्ता परिणाम आगे के बदलाव का बहुत बड़ा प्रतीक है। ऐसा प्रतिबिंब खड़ा किया है कि बिहार की अगली राजनीति का बिल्कुल स्पष्टता के साथ आगे के समय को बता दिया है। मैं गोपालगंज की जनता को हृदय से भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन नतीजे को बारीकी से देखें तो साफ नजर आएगा कि कहानी कुछ और हो सकती थी। नतीजे से साफ नजर आ रहा है कि ये सीट बीजेपी बड़ी मुश्किल से जीत पाई है। जरा वोट पर गौर कीजिए। बीजेपी प्रत्याशी कुसुम देवी को कुल 7,053 मत मिले, जबकि आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता को कुल 68,259 मत मिले। यानी कुसुम देवी अपने प्रतिद्वंद्वी को 1794 मतों से पराजित कर विजयी हुई। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,214 मत मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे। और बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी इंदिरा यादव को कुल 8,854 मत मिले और वो चौथे स्थान पर रही। इंदिरा यादव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मामी है। साफ है कि महागठबंधन के वोट में ओबीसी की पार्टी और तेजस्वी की मामी ने सेंध लगाई और आरजेडी उम्मीदवार मामूली वोट से हार गए। विरोधी पार्टियां पहले से ही ओबीसी को बीजेपी की बी टीम बताती रही हैं। गोपालगंज के नतीजे के बाद ओबीसी पर इन आरोपों का वार फिर से तय है। सुनील कुमार तिवारी, गोपालगंज, आज तक।